है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, जिसमें हम लोग ढेर सारे फॉर्मूले देखने वाले हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट उसका है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन किसको कहते हैं? किसको कहेंगे? फ्रॉम द नेम इटसेल्फ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप अपनी बुक में लिखोगे, देखोगे व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, if a body undergoes equal change in velocity in equal time of interval it is said to be in uniform acceleration motion। ऐसा करके एक डेफिनेशन दिया है, जिसे समझने में थोड़ा दिक्कत होता है और कोई मोशन को देखोगे तो पता नहीं कर पाओगे ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है कि नहीं विद द हेल्प ऑफ दैट डेफिनेशन। सपोज ये पेन को मैं ऐसे फेंका और इधर से कैच किया, पूछा ये जो मोशन हुआ पेन का बताओ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है कि नहीं। आप अगर बुक वाला डेफिनेशन देखोगे तो बुक वाला डेफिनेशन लिखा है क्या, मैं बोल देता हूं, वो मैं नहीं लिखूंगा। इफ ए बॉडी अंडरगोज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। ये स्टेटमेंट को यूज करके क्या आप बता सकते हो कि ये पेन का मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डिफिकल्ट। तो अगर कोई नॉलेज को हम प्रैक्टिस में नहीं ला सकते तो नॉलेज किस काम का? नहीं, मैं अगर कहूंगा कि मैं फ्री में ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं, मलयालम सिखा रहा हूं, आप में से कोई सीखने के लिए आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्यों? यूज ही नहीं है उसका। यू कैन नॉट यूज इट इन योर डे टू डे लाइफ। मलयालम क्यों सीखेंगे? वैसे ऐसा कुछ चीजें हमें बुक से रखना पड़ता है और स्कूल में जबरदस्ती रगड़ देते हैं, टेस्ट में भी डालते हैं, टीचर भी डिक्टेट करते हैं, लिख लिख के हम लोग थक जाते हैं, हमारे किसी काम का नहीं होता है। चलो सोचते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन का मतलब क्या है। जैसे मैं आपको बोलूं कि दिस वॉल इज यूनिफॉर्मली कलर। यूनिफॉर्मली कलर का मतलब क्या है? इसमें वेराइटीज ऑफ कलर्स है और ये सिंगल कलर है। आपको क्या लग रहा है? क्या होगा? सिंगल कलर है, मतलब एवरीवेयर सेम कलर इज देयर। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मींस ए सेम एक्सीलरेशन मोशन। तो कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है कब कहेंगे? जब उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, सो व्हेन ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, मतलब समझ में आ गया कि एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। अब हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन इज गिवन बाय चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ये हम लोग पढ़े डेल्टा v बाय डेल्टा t, आप कुछ भी कहो, डेल्टा v बाय डेल्टा t इज द एक्सीलरेशन। अब सोचो, आप पहले बताओ, एक्सीलरेशन कॉजेस चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी कॉजेस एक्सीलरेशन। कोई बॉडी का वेलोसिटी बदल जाने से एक्सीलरेशन होता है कि एक्सीलरेशन होने से वेलोसिटी बदलता है? सोचने वाली चीज। यस, वेलोसिटी बदलने से एक्सीलरेशन होता है। ऐसा आवाज कहीं मुझे दूर से सुनाई दिया। अब बताओ, जब आप गाड़ी में जाते हो, गाड़ी का स्पीड बढ़ जाने से आप एक्सीलरेटर दबाते हो कि एक्सीलरेटर दबाते हो तभी स्पीड बढ़ता है? मतलब एक्सीलरेशन causes change in velocity, not that change in velocity causes acceleration. Remember, acceleration is the cause, change in velocity is the effect. बाप कौन बेटा कौन जानना बहुत जरूरी है। एक्सीलरेशन के चलते चेंज इन वेलोसिटी होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बॉडी का वेलोसिटी 0 है और उसका एक्सीलरेशन है? हाँ, हो सकता है। यस, तो कहने का मतलब है वेलोसिटी के साथ एक्सीलरेशन का कोई रिश्ता नहीं है, एक्सीलरेशन के चलते चेंज इन वेलोसिटी होता है। अच्छा, तो चेंज इन वेलोसिटी अगर बेटा है, उसका बाप हुआ एक्सीलरेशन। लेकिन हर बाप भी एक दिन बेटा होता है नहीं? तो एक्सीलरेशन अगर बेटा है तो उसका बाप कौन है? व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सीलरेशन? किसके चलते एक्सीलरेशन होता है?
कोई बॉडी एक्सीलरेट कब करेगा? ये तो समझ में आ गया कि जब चेंज इन वेलोसिटी होगा तब एक्सीलरेट करेगा। ये बात सही नहीं है, क्योंकि एक्सीलरेशन करने से चेंज इन वेलोसिटी होता है। एक्सीलरेशन क्यों करता है? कोई बॉडी एक्सीलरेट कब करता है? जब उसके ऊपर कोई फोर्स आता है कि नहीं? तो आप जानते हो ए बॉडी एक्सीलरेट्स व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, एंड यू नो एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर दैट इज फोर्स बाय मास। अगर हम कहेंगे एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, मतलब कोई बॉडी जो मूव कर रहा है उसका मास तो नहीं बदल सकता। फॉर ए मूविंग मास, कोई घोड़ा दौड़ रहा है उसका मास तो वही है, कोई कार मूव कर रहा है, कोई ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, ब्लॉक का मास वही है। सो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने के लिए फोर्स को कांस्टेंट होना जरूरी है। दैट मींस नाउ आई एम अगेन मॉडिफाइंग द स्टेटमेंट ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। A body is said to be in uniform acceleration motion if it is driven by a constant force। हाँ, ये चीज समझ में आ गया। तो लिखेंगे इसको, a body is said to be in uniform acceleration motion if it is driven by a constant force। अगर कोई कांस्टेंट फोर्स किसी बॉडी को ड्राइव कर रहा है तो हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में है ना। बुक का डेफिनेशन क्या था? If a body undergoes equal change in velocity in equal interval of time, it is said to be in uniform acceleration motion। अरे वो एक्सीलरेशन का डेफिनेशन ही बता देते हैं। एक्सीलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन का डेफिनेशन वहीं पे डाल दिए। उससे बेहतर था कि कह देते if a body is moving with constant acceleration, it is said to be in uniform acceleration motion। एक्सीलरेशन का डेफिनेशन को उसके अंदर घुसेड़ देते हैं कि इक्वल रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पूरा लंबा बोलने की जगह बोल सकते थे इक्वल एक्सीलरेशन, बोल सकते थे या नहीं बोल सकते थे? अब 3 इडियट वाला मूवी तो देखे हो ना, वो बुकिश वाला डेफिनेशन बोल रहा था, दूसरा उसका मीनिंग बता रहा था, है ना। तो ये तो आप क्या देखें इसमें, ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इफ इट इज ड्रिवन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। बट ध्यान रहे, फोर्स इज ए वेक्टर। उसको हम कांस्टेंट तब कहेंगे जब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट रहेगा तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। क्या ये जो डेफिनेशन हम लोग अभी देख रहे हैं, इसकी जानकारी के साथ कोई एक मोशन को देख के हम ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है कि नहीं पता कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल। इन फॉलोइंग केसेस चूज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशंस। कौन कौन सा मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है? पहला है, क्या है पहला मोशन? मैं दे रहा हूं, समथिंग इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। वो गया ऊपर आया नीचे, सीधा ऊपर गया नीचे गिरा। दूसरा, सपोज हम कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन यू नो इज ए नेगेटिव चार्ज, हियर इज ए पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर। अब ये गोल गोल घूम रहा है, आपको बताना ये है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है कि नहीं। तीसरा है कि सपोज हम कहेंगे यहाँ पर ये कोई स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट रखा है, आपने स्प्रिंग को किक लगाया, स्प्रिंग झूमने लगा, इसका भी मोशन हो रहा है। क्या ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है? चौथा वाला हुआ, कोई एक बॉल को आप यहां से ऐसे फेंक दिए, गया ऐसे, गिरा ऐसे जमीन पे। क्या ये मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है? पूछा गया है इनमें से कौन कौन सा मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, वो हमें समझना है और बताना है। ठीक है, कौन कौन सा मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है? क्लू क्या था? क्लू ये था, इफ ए बॉडी इज ड्रिवन बाय ए कांस्टेंट फोर्स।
तो चलो कोशिश करते हैं देखने के लिए हर एक केस में जो फोर्स आ रहा था वो पार्टिकल के ऊपर वो कांस्टेंट था कि बदल रहा था। वेल सी द फर्स्ट केस। केस ए में हम क्या किए, कोई बॉल को सीधे ऊपर फेंक दिए, गया ऊपर आया नीचे, मान लो इसका मास m है, हम दिखाने के लिए ऐसे कर दिए, अदरवाइज ये तो सीधा ऊपर गया होगा, सीधा ऐसे वापस आया होगा। अच्छा, रास्ते में जब ये ऊपर जा रहा था उसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा था? व्हाट इज द फोर्स? ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द वेट। अगर उसका मास m है, वेट कितना होता है? mg। यस, तो जब ये ऊपर जा रहा था उसके ऊपर फोर्स था mg, जब वो गया ऐसे घूम के अभी वापस आ रहा है, यहां पर पहुंच गया है, इसके ऊपर क्या फोर्स है? तब भी mg। Throughout the motion, everywhere, the magnitude of force and the direction of force was constant, है कि नहीं? Throughout the motion, यहाँ पर जो फोर्स था mg था डाउनवर्ड, यहाँ पर mg डाउनवर्ड, यहाँ पर mg डाउनवर्ड, हर जगह mg डाउनवर्ड है ना? तो आप कहोगे it is being driven by a constant force. So हम कहेंगे this is a uniform acceleration motion. Now think about case B. Here is an electron moving around the nucleus. Here is a positive charge, this is a negative charge. और आप जानते हो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, so this must be pulling this. और ये सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो डिस्टेंस तो हर जगह बराबर है, तो इसके ऊपर कुछ फोर्स आ रहा है और इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है। आपको क्या लग रहा है, ये फोर्स कांस्टेंट है कि बदल रहा है? देखो डिस्टेंस तो फिक्स्ड है, चार्ज भी फिक्स है ना, डिस्टेंस भी फिक्स है, यहाँ पर जितना डिस्टेंस, यहाँ पर उतना डिस्टेंस, हर जगह डिस्टेंस, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिमेन सेम, बराबर दूरी पे है। बट जब वो यहाँ पे था फोर्स ऐसे था, जब वो यहाँ पे था फोर्स ऐसे था, जब वो यहाँ पे था फोर्स ऐसे था, क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्स कंटिन्यूअसली बदल नहीं रहा है इस पार्टिकल के ऊपर? यस, बदल रहा है। तो इट इज नॉट ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हुआ तो क्या हुआ? डायरेक्शन बदल रहा है। सो इट इज नॉट ए कांस्टेंट फोर्स ड्रिवन मोशन, द फोर्स इज चेंजिंग इन डायरेक्शन। सो फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो हम कहेंगे इट इज नॉट ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। नाउ गो फॉर द थर्ड केस। सी द केस ऑफ द स्प्रिंग एंड ब्लॉक अरेंजमेंट। थर्ड केस में आपको कोई एक स्प्रिंग दिया गया, कोई एक ब्लॉक दिया गया और इस ब्लॉक को आपने धक्का दिया। आप जानते हो जब एक ब्लॉक को आप थोड़ा सा खींचते हो तो ब्लॉक स्प्रिंग आपको उल्टा खींचता है ना? जब आप इसको थोड़ा सा खींचते हो स्प्रिंग आपको धीरे से वापस खींचता है। आप इसको अगर ज्यादा खींच लोगे स्प्रिंग आपको जोर से खींचता है। मतलब जब ये ऐसे ऐसे जा रहा था, जब ये ब्लॉक इस पोजीशन में था स्प्रिंग इसको इधर खींच रहा था, धीरे से खींच रहा था। जब वो यहाँ पे आ गया था स्प्रिंग जोर से खींच रहा था, इधर वापस खींच रहा था। जो ब्लॉक यहाँ पे आ गया था जब इधर आ गया तो स्प्रिंग इसको पुश कर रहा होगा, स्प्रिंग ऐसे कर रहा था। जब यहाँ पर आया तो स्प्रिंग ऐसे कर रहा था। कभी स्प्रिंग इसको खींच रहा है तो कभी इसको पुश कर रहा है। मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग फॉर द फोर्स। इट इज नॉट ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, ये भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन नहीं है। बाकी बच गया ये वाला मोशन। अब ये वाला मोशन को ध्यान से देखो और थोड़ा कोशिश करो बताने के लिए कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है कि नहीं। इस मोशन को कहते हैं, आगे आगे पढ़ेंगे, इट्स कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई एक बॉल को फेंका गया है, ये बॉल ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गिरा। तो रास्ते में देखो जब वो बॉल यहाँ पे था इधर जा रहा था, वेलोसिटी ऐसा था, लेकिन उसके ऊपर फोर्स किधर को था? फोर्स वाज वेट व्हिच वाज लाइक दिस। जब वो यहाँ पर था फोर्स वाज वेट, यहाँ पर फोर्स इज वेट, हर जगह फोर्स इज द वेट। द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वाज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। वाओ, तो हम कहेंगे इट्स ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। तो पता चल गया A एंड D आर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। अब हम जो डेफिनेशन लिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन का, उसको लेके हम कोई एक मोशन को देख के रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है या नहीं है।
तब जाके हमारे पास जो मोशन इक्वेशन से आप लोग थोड़े थोड़े जानते होंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ऐसे 7 इक्वेशन से ये सारा इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं है कौन सा मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, तो उसमें आप कैसे इसको लगा सकते हो? अगर ऐसा कोई पार्टिकल का मोशन दिया गया है और आपको पूछा गया, आप इसमें अगर v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दिए, गया गड़बड़ा गया, क्योंकि इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए एप्लीकेबल है, इसके लिए एप्लीकेबल है। सो हमारे पास जो मोशन इक्वेशंस है वो कौन से मोशन के लिए एप्लीकेबल है? फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। दे आर एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। ठीक है, तो किसी भी मोशन पे कुछ करने से पहले हमें समझ में आ जाना चाहिए कि वो मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है कि नहीं। अब देखो, ये भी है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, ये भी है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, दोनों। लेकिन यहाँ पे द मोशन इन ऑप्शन ए, द मोशन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज अदरवाइज कॉल्ड मोशन इन वन डायमेंशन। Motion along a straight line is called motion in one dimension, and the other one is a motion in a plane। कोई चीज यहाँ से शुरू किया, ऐसे करके जा रहा है। The motion is not in a straight line but in a plane। ऐसा मोशन को कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, और सपोज कोई चींटी यहाँ से गया 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 यहाँ तक आया, फिर हवा में उड़ गया, इधर आया, फिर आया, इधर बैठा, फिर ऐसे गया, मतलब the motion is थ्री डायमेंशन। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और हमारा ये कोर्स में हम लोग मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देख लिए व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। नाउ वी वांट टू सी व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन along or in one dimension। वन डायमेंशन का मतलब हुआ स्ट्रेट लाइन। ये आपको समझ में आना जरूरी है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन का क्या हुआ डायग्राम? स्ट्रेट लाइन। आई मीन मतलब वन डायमेंशन का मतलब हुआ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो इस मोशन के बारे में जब पढ़ेंगे तो पहला चीज दी वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऑफ सच मोशन इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वेलोसिटी टाइम डायग्राम इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। हम तो देख चुके हैं, because the slope is constant, slope gives acceleration। अच्छा, सपोज हम कहेंगे कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया गया है। u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, v हो गया वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड्स। ठीक है, ये टाइम है। ठीक है, और इधर ये वेलोसिटी है। Let the VT diagram, let the velocity time diagram of a particle is as shown। जिसमें u क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड्स, t सेकेंड के बाद। लेट a इज एक्सीलरेशन। नाउ यू नो द एक्सीलरेशन इज नथिंग बट द स्लोप, and that is nothing but tan theta, and that is again nothing but
tan थीटा क्या है, दिस बाय दिस, दिस इज v minus u and this is t, so it is p by b, v minus u by क्या है, t. तो you get a very important relationship here that v minus u is equal to at, or this is more popularly known as v is equal to u plus at. तो एक रिलेशन हमारे सामने आके खड़ा हो गया. क्या मिला? फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं. फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन हम देख रहे हैं कि v माइनस यू इज इक्वल टू 80. ठीक है, आगे देखें तो हम लोग वेलोसिटी टाइम डायग्राम की बात कर रहे थे. नाउ बिट नंबर 3, displacement of the body, displacement of the body in t seconds is equal to s, that is equal to area under the diagram. ये हमें मालूम है. अच्छा, एरिया अंडर द डायग्राम मतलब कौन सा एरिया है? थोड़ा डायग्राम को दोबारा यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो जाए. ये था v, ये था u, ये था t, और हमें ये एरिया पता करना है. ओहो, ये एरिया है. तो चलो निकालते हैं. क्या मिल गया? मिल गया कि इट इज हाफ ट्रेपेजियम है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इधर u है इधर v है, u plus v into distance between them is equal to this. So it is coming out to be u plus v by 2 into t. ठीक है, यहां पे हमारे सामने दो चीज आते हैं. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. t सेकंड में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो ये s बाई टी क्या हो जाएगा, u प्लस v बाई 2. ध्यान रहे, एवरेज वेलोसिटी का एक नया फॉर्मूला आपके सामने आया. फॉर ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू इंस्टेंट्स इज the mean of the velocities at those two instants. कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में जा रहा है, एक समय में उसका वेलोसिटी v1 था, दूसरे समय में उसका वेलोसिटी v2 था. इन दोनों समय के बीच में उसका एवरेज वेलोसिटी क्या था, तो v1 प्लस v2 बाई 2. ठीक है, नया फॉर्मूला सामने आ गया. तो लिखेंगे क्या, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन along straight line, for uniform acceleration motion along straight line, the average velocity between two instants with velocities v1 and v2 is given by v average is equal to v1 plus v2 by 2. नया फॉर्मूला आपके सामने आ गया. ध्यान रहे, नया फॉर्मूला आपके सामने आ गया. दूसरा चीज कहां से निकल रहा है, ये पॉइंट नंबर 3 से निकल रहा है. क्या बेसिक इक्वेशन, द डिस्प्लेसमेंट इज द एरिया अंडर द डायग्राम. एरिया अंडर द डायग्राम क्या है, e plus v by 2 into t. अच्छा, ये बात है. थोड़ा आगे और बढ़ते हैं. नाउ आई वांट टू सी वन मोर इंपोर्टेंट थिंग बीइंग रिवील्ड फ्रॉम दिस रिलेशन. हमें निकालना था s, निकल गया एवरेज वेलोसिटी. चलो s क्या है, s इज u plus v by 2 into t. लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही हम देख चुके हैं v is equal to u plus at. If you put it here, it is u plus v के जगह u plus at whole into t by 2. सिंप्लीफाई करें तो 2u multiplied by t, 2ut plus at square by 2. It is coming out to be
ut plus half a t square. This is what is the second relation, very important relation for uniform acceleration motion. The displacement is ut plus half a t square. समझ में आ गया? तो अभी तक हमें तीन रिलेशन मिल चुके हैं। पहला था v is equal to u plus at, दूसरा हुआ एवरेज वेलोसिटी is equal to v1 plus v2 by 2, तीसरा हुआ डिस्प्लेसमेंट is ut plus half a t square, एंड द लास्ट। तो अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखना चाहूंगा, we want to derive one more relation using all this. You can clearly see कि s is equal to ut plus half a t square है और v is equal to u plus at है। तो हम कहेंगे s is equal to u plus v by 2, ये हम देख चुके हैं, है ना। ये हो गया u plus v by 2 into t, ये हम लोग देख चुके हैं। हाँ ठीक है। अगर इसी से हम निकालने की कोशिश करेंगे what is the displacement in t seconds, तो मिल गया u plus v by 2 into t। ये रिलेशन हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब यहाँ से मैं तीसरा इक्वेशन निकालना चाहता हूं जो है v square is equal to u square plus 2as। तो हमें जो तीसरी इक्वेशन निकालना है उसके लिए थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि हमें पहले से मालूम है कि v is equal to u plus at, तो इसको चाहे तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना, v minus u by a, हाँ लिख सकते हैं। तो चलो ये हो गया u plus v in by 2, t की जगह v minus u by 2 by a। तो थोड़ा सा मारपीट करो तो ये 2a को इधर ले आओ, क्या मिलेगा आपको 2as। अब ये u plus v, v plus u into v minus u क्या देगा आपको v square minus u square। तो ये और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, v square minus u square is equal to 2as। हाँ, हमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन की चार इक्वेशन मिल गए। क्या क्या था? नेमली v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half a t square, v square is equal to u square plus 2as, and चौथा the average velocity v1 plus v2 by 2 or u plus v by 2। average velocity between any two instants is the mean of the instantaneous velocities at those instants। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की शुरुआत हो गया। आपको और भी कुछ इक्वेशंस में बताने वाला हूं। अभी 3 मोर इक्वेशन बाकी है, इनफैक्ट 4 बाकी है, मैं 3 बताऊंगा आपको। 3 मोर इक्वेशन बाकी है। स्कूल में तो इतने में काम निपट जाता है, लेकिन हम लोग और कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशंस देख लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक करेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास, और तब तक के लिए जय हिंद।